थोड़ा लेट हो गए हैं। हाँ ज़्यादा लेट हो गया यार। मैं बड़ा मुश्किल से भी आजकल आ पा रहा हूँ घर पे ना। ए बच्चों, बस इधर देखो। थोड़ा घर में शिफ्टिंग का काम चल रहा है तो बड़ा मुश्किल से क्लासेस हो पा रही है। भाग भाग के आना पड़ रहा है, तो कोई नहीं, कर लेंगे। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप लोग लास्ट टाइम कर रहे थे लॉज ऑफ मोशन, और लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर ना मैंने तुम्हें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन तीनों समझा दिया है ना। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने शायद अब तक ये क्लास चैप्टर की अटेंड ही नहीं करी है, तो फिर भी जो टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ ना आज, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पहले वाला पता होना चाहिए, बिकॉज अब तक मैंने जो भी पढ़ाया था ना वो सब नाइन्थ क्लास वाला पढ़ाया था। नाइन्थ क्लास के अंदर आप लोगों ने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ा था। कुछ चीज़ें अगर मिस आउट रही होंगी उस समय पे तो वो हमने क्लास में अब डिस्कस कर ली है। याद है, हमने पूरे लॉ को अच्छे से समझ लिया है कि भैया चीज़ है क्या। तो आज उसके आगे करेंगे, और बड़ा अच्छा टॉपिक आज लेते हैं। फोर्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए, सो गाइज लास्ट क्लास आई थिंक यही रही थी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ना। सो गाइज अब तक ये हुआ है चैप्टर में, फर्स्ट लॉ हुआ है, फिर हमने सेकंड लॉ डिस्कस किया। और जिन बच्चों ने अब तक क्लास नहीं लिया ना, देखिए इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता हो कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई गाड़ी चल रही है, उसका कुछ मास है और वो किसी स्पीड, किसी उससे वैल्यू से एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेशन का मतलब आपको बताया जा चुका है कि क्या होता है। फिलहाल चलिए समझ लीजिए एक्सेलरेशन है, जिन बच्चों ने अभी तक अटेंड नहीं करा है। बस फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए फिलहाल। बाद में बताएंगे क्या मतलब है इसका, और बाकी चीजें अगर नहीं भी पता होंगी तो भी मैं काम चला दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए बोर्ड पे देखिए। सो गाइज अभी हम पढ़ेंगे आज फोर्स के बारे में। हालांकि एक क्वेश्चन करवाना है मुझे, वो करवा दूंगा बीच में। मैं फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने बोला था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज कर लेंगे। फोर्स क्या है भाई? अरे बताया था मैंने बीच में एक बार। फोर्स इज सम एजेंट विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया। फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी इनर्शिया की स्टेट को चेंज करता है। तो बोलेंगे फोर्स इज एन एजेंट विच कैन चेंज द, उधर लिए हाँ, देखो पहले वाले से ही फोर्स के बारे में पता लगता है, वो दूसरे वाला उसको मैग्नीट्यूडली एक्सप्रेस करता है, क्वांटिटेटिवली। पहला वाला क्वालिटेटिवली बोल सकते हैं और दूसरा वाला क्वांटिटेटिवली बोल सकते हैं। पहले वाले ने बताया फोर्स क्या चीज़ है, अगले ने बताया फोर्स कितना लगेगा। बेसिकली बताते दोनों फोर्स के बारे में, बट एक क्वांटिटेटिवली बता रहा है और एक क्वालिटेटिवली बता रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसी से डेफिनेशन समझ में आता है ना। तो अभी अगर बात को करें भाई फोर्स क्या है बेसिकली, तो फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है बच्चों, जिन बच्चों ने क्लास ली है उनको पता है, बाकी बच्चों को शायद नहीं पता होगा। इनर्शिया बच्चों ये है कि इनर्शिया मतलब है इनएबिलिटी, और ये भी तीन तरह का होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो मैंने ये तीन चीजें आप लोगों को पहले करवाई थी। एक था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक था इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बच्चों इनर्शिया का मतलब होता है इनएबिलिटी। अब आपको इनएबिलिटी ऑफ रेस्ट, इनएबिलिटी ऑफ मोशन, इनएबिलिटी ऑफ डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है? देखिए आप मुझे बताइए, कोई बॉडी रेस्ट पे है तो क्या वो कभी भी अपने आप मोशन में आ सकती है? आपके घर में एक बैट रखा हुआ है, जब तक उसको कोई हिलाएगा नहीं वो हिलेगा तो है नहीं। अब आपको सर हवा से हिल जाए तो हवा भी तो एक तरह का फोर्स ही लगा रही है ना। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ना लगे तब तक वो कभी भी अपने आप से रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकती। इसको बोलते हैं उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि उस बॉडी में इनएबिलिटी है रेस्ट वाली। मतलब कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है, मोशन में खुद से नहीं आ सकती, खुद से नहीं आ सकती। कोई चीज मोशन में है तो वो खुद से रेस्ट में नहीं आ सकती। आपको हो तो जाता है सर मैंने एक बॉल को किक करा, बॉल थोड़ी देर बाद अपने आप रुक गई, तो अपने आप नहीं रुकी। उसको रोकने में एयर का ड्रैग, ग्राउंड का फ्रिक्शन, कोई हो सकता है प्लेयर ने रोक दिया हो, किसी दीवार ने रोक दिया हो, तो बेसिकली कोई ना कोई फोर्स होगा जिसकी वजह से रुकी है। अदरवाइज कोई चीज मोशन में है तो वो अपने आप रुक नहीं सकती, उसको बोलते हैं उसका इनर्शिया ऑफ मोशन, इनएबिलिटी ऑफ मोशन। कि मोशन के दौरान जो इनएबिलिटी है उसके पास, कि मैं रुक नहीं सकती, ये उसकी इनर्शिया ऑफ मोशन है। रेस्ट के दौरान की रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकती, उसकी इनएबिलिटी जो है इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोला गया। और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, ये भी बोलो क्या उसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। इनर्शिया मींस द इनएबिलिटी।
लेकिन ये सारी इनएबिलिटीज खत्म हो जाएंगी जब इनके ऊपर क्या लगेगा, बोलो, फोर्स। फोर्स लगेगा तो चीजें रेस्ट से किसमें आ जाएगी, मोशन में, मोशन से किसमें आ जाएंगी, रेस्ट में। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे तो मुड़ भी जाएंगे, अलग डायरेक्शन में भी आ जाएंगे। मींस हम ये बोल सकते हैं एक ऐसा एजेंट जो इनर्शिया की स्टेट को चेंज कर देता है उसे बोलो क्या बोलते हैं, फोर्स। क्योंकि इन इनर्शियाज को बदलने वाली जो चीज है, वो ताकत जो है, उसको हमने नाम क्या दिया, बोलो, फोर्स। तो फोर्स एक ऐसा एजेंट है विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया। अब वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी हो सकता है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी हो सकता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी हो सकता है। उसको चेंज कर देता है, रेस्ट से मोशन में ला सकता है, मोशन से रेस्ट में ला सकता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से किसी दूसरे डायरेक्शन में जा सकता है। इज दिस फाइन टू यू नॉट गाइस? सो फोर्स आपको समझ में आता है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या फोर्स का लगना इस बात की गारंटी है कि बॉडी चलेगी चलेगी, मोशन होगा ही होगा? क्या बात की गारंटी है? तो देखिए, फोर्स ना जब किसी बॉडी पे लगता है ना, तो दोनों चीजें हो सकती है, मोशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मोशन मे हैपन और मोशन मे नॉट हैपन। जैसे कि समझाने की कोशिश करता हूं, मुझे बताइएगा, अभी बताइए, क्या ये बॉडी चलेगी? बताओ। नो मोशन, फोर्स तो है बट मोशन नहीं है। तो सिर्फ फोर्स होना ये गारंटी नहीं है कि मोशन चलेगा। फोर्स में इनइक्वालिटीज होनी चाहिए, या बोले कि जो सारे फोर्सेस का सम मिला के वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कैंसिल्ड आउट नहीं होना चाहिए, तब तो हम बोलेंगे। वो कहाँ गया? अरे लगा रखा है, ठीक है, देखो लगा, यहाँ है ही नहीं। ठीक है। सो सभी फोर्सेस का सम ना एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए। अगर कैंसिल आउट कर रहा है तो फोर्सेस के होते हुए भी बॉडी मोशन नहीं करेगी। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, मैंने वेक्टर क्वांटिटी में आपको एक बात सिखाई थी कि अगर मैं इस डायरेक्शन की किसी चीज को प्लस का लिखता हूं तो मैं इस डायरेक्शन की उसी चीज को बोलो किसका लिखता हूं, माइनस का लिख सकता हूं। बच्चों जिनको नहीं पता सुन लीजिए, अगर मैं वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो उसको प्लस 5 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं, और वही अगर वो इस डायरेक्शन में तो बोलो क्या लिखी जाएगी, माइनस 5 मीटर पर सेकंड। इससे फायदा ये होता है कि प्लस और माइनस हमेशा तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहे हैं, तो मैं सिर्फ प्लस और माइनस लगा के दो अपोजिट डायरेक्शंस को इंडिकेट कर सकता हूं। मुझे लिखना नहीं पड़ेगा 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट, 5 मीटर पर सेकंड इन वेस्ट। मैं सीधा बोलूंगा +5 अगर ईस्ट को इंडिकेट करता है तो लॉजिकली -5 वेस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। सो गाइस, एक बात बताइए, अभी मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि फोर्स लग तो रहा है बॉडी पे, लेकिन नेट मोशन नहीं होगा, कोई मोशन नहीं होगा, नो मोशन। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो आप ये बोलेंगे सर जब मैं नेट फोर्स यहां पर निकाल रहा हूं तो नेट फोर्स कितना बन रहा है, बोलो, 0 बन रहा है। नेट फोर्स कितना बन रहा है? नहीं यार ना, मैंने समझ में। अब 0 क्यों बन रहा है सर? लॉजिकली वैसे भी सोचो, 10 यहां से लगाया 10 वहां से लगाया तो खत्म कर दिया एक दूसरे को। या अगर आप बोलो कि मैं समेशन ऑफ एफ निकालू तो मैं यूं बोलूंगा सारे फोर्सेस का सम। अरे इसका सिंबल का मतलब सम होता है, तो इसको अगर मैं +10 बोलूंगा तो उस वाले को बोलो क्या बोलूंगा, एंड एक दूसरे से बोलो कैंसिल होकर कितना आएगा, बोलो 0 आएगा। सारे फोर्सेस का सम मिला के अगर 0 बन रहा है तो हम बोलेंगे बॉडी में कोई भी नेट मोशन नहीं होगा। तो एक बॉडी पे जब फोर्सेस लगते हैं सो मोशन मे हैपन और नॉट हैपन, मतलब दोनों चीजें संभावित हैं। ऐसा मत समझिए कि फोर्स इज सम एजेंट व्हिच कैन चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया, ये बिल्कुल पक्का होना ही होना है। आपने फोर्स लगाया, हो सकता है फोर्स किसी दूसरे फोर्स से बोलो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो बॉडी में कोई भी मोशन नहीं आएगा। और अब ऐसा ना, मतलब लॉज ऑफ मोशन में हम 2-3 क्लासेस ना बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट सीखने वाले हैं फोर्सेस को लेके, आसपास के बहुत सारे रियल मोशंस को सीखेंगे। आज उनमें से एक एग्जांपल मैं आपको सिखाऊंगा। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे हम। सो गाइस, ये वाली बात यहां तक मेरे को लग रहा है समझ में आ रही है। अच्छा तो ये बॉडी मोशन करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। 20 इधर 20 इधर, कैंसल्ड। 70 ऊपर 70 नीचे, कैंसल्ड। लेकिन आप यूं भी सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे संभव है, बॉडी पे ऐसे ऐसे फोर्सेस कहां से आ रहे हैं? चिंता मत करिए, मैं सारे फोर्सेस के बारे में बताऊंगा, ये फोर्सेस कहां से आ रहे हैं। ये जितने मैंने फोर्सेस बनाए रियल फोर्सेस हैं, एक्चुअली में ऐसे फोर्सेस काम करते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं। आप किसी ब्लॉक को ना ऐसे धकेल रहे हैं, अगर आप ब्लॉक को ऐसे धकेल रहे हैं तो अच्छे समझ ना मेरी बात को, अगर आप ब्लॉक को ऐसे धकेल रहे हैं, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, वो खिसक नहीं रहा, खिसक नहीं रहा। मतलब एक बड़ा सा बेड है और आप उसके ऊपर ऐसे 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं बट वो नहीं खिसक रहा। अब नहीं खिसक रहा तो क्या मतलब है इसका? क्या आपके फोर्स को पक्का किसी ने बोलो क्या कर दिया, बैलेंस। फोर्स लगाते हुए भी बॉडी में मोशन नहीं है, बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब आपके फोर्स को बोलो किसी ने क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। किसने बैलेंस करा हुआ? तो कहते हैं कि जब भी आप किसी डायरेक्शन में मोशन कराना चाहते हो तो उसके अपोजिट बोलो क्या काम करता है, फ्रिक्शन काम करता है। क्या काम करता है बोलो? तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में 50 न्यूटन एक्चुअली फ्रिक्शन काम करने लग गया होगा, जिस कारण से आपके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं कर पा रहा। समझने की कोशिश करना, आपने 50 लगाया लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब अपोजिट साइड से भी कितना लग गया होगा, 50। और वो 50 कौन लगा रहा है, बोलो फ्रिक्शन लगा रहा है। कौन लगा रहा है बोलो? चिंता मत करिए, फ्रिक्शन बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ये 50 ही कैसे लग रहा है, ये 50 लग कैसे रहा है, चिंता मत करिए। अगर आज तक आज ही पहुंच पाए थोड़ा सा हिंट दूंगा इसके बारे में।
अच्छा अब आप कहेंगे सर ये आगे पीछे तो लग गया, चलो 50-50, नीचे की तरफ कहां से आया? तो इस बॉडी का अपना वेट है, बॉडी का अपना बोलो क्या है? अरे मैं खड़ा हूं तो मेरा अपना वेट है ना, तो उसका वेट है तो मान लो 70 न्यूटन का वेट है। अब भैया न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि जब आपने जमीन को दबाया तो जमीन ने आपके ऊपर भी फोर्स लगाया, तो ऊपर की तरफ भी कितना लग गया बोलो? 70 लग गया। तो बॉडी कहीं भी नहीं जाएगी, बॉडी कहीं भी ना नीचे ना ऊपर ना साइड में ना दाएं में ना बाएं में। लेकिन अभी आपको बातें मेरी कम समझ में आएंगी जो भी मैंने बोली है, चिंता मत करिए, मैं वन बाय वन इनको पिक करने वाला हूं। बस मैं अभी लेकिन कुछ और समझाना चाह रहा हूं, मैं इस टॉपिक में ये वाली चर्चा करना भी नहीं चाह रहा, लेकिन कहीं मन में थॉट आ रहा हो कि ये फोर्सेस कहां से आ रहे हैं, तो ये फोर्सेस सब हमारे आसपास ही हैं। ग्रेविटी की वजह से नीचे फोर्स लग रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ से फिर वापस ऊपर फोर्स लग गया, मैंने आगे लगाया, फ्रिक्शन ने पीछे लगाया, तो ये फोर्सेस कहीं से भी लग सकते हैं। नहीं आए बात समझ में? और भैया मैं किसी ऑब्जेक्ट को आगे धकेल रहा हूं तो फ्रिक्शन तो मेरे अपोजिट काम करेगा ना। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के कहां काम करता है? अपोजिट। अगर मोशन आगे हो रहा है तो फोर्स फ्रिक्शन का पीछे लगेगा, रोकने की कोशिश करता है ना उसको। नहीं यार बात समझिए, वेट नीचे है तो न्यूटन के थर्ड लॉ से, आदर्श दिमांशु वेट नीचे की तरफ है तो न्यूटन के थर्ड लॉ से फोर्स कहां लगेगा? रिएक्शन फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। चिंता मत करिए, मैं इसी पे आ जाने वाला हूं। सो गाइस मेरा ये मानना है कि इस केस में भी कोई मोशन नहीं होगा। ऋषभ क्यों नहीं होगा मोशन? क्योंकि सारे फोर्सेस का सम कितना है बोलो? 0। सो हम क्या बोलेंगे? नो मोशन। लेकिन अब जरा मुझे बताना कि क्या अब होगा मोशन? अब बताओ, अब होगा मोशन। बताइए किस तरफ मोशन होगा? इस तरफ मोशन होगा ना, क्योंकि भैया ऊपर नीचे का तो कैंसिल्ड हो गया, बट इस तरफ 40 और उस तरफ 30 है, तो नेट फोर्स किस तरफ लगेगा बोलो? राइट की तरफ। और कितने मोशन से बेसिकली, कितने फोर्स से बेसिकली आगे तक जाएगी? 10 न्यूटन से, 10 न्यूटन से। तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं है, हम बोलेंगे समेशन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 0। सारे फोर्सेस का सम 0 नहीं बन रहा है बच्चों। क्यों नहीं बन रहा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हम यहाँ पर बोलेंगे मोशन हैपेंड, मोशन। तो मेरे को बस इतना ही आपको समझाना था पहले, तो पहले क्योंकि तुम्हें ये समझ में आ जाएगा तो मैं अगली बातों पे आ पाऊंगा बच्चों। तो फोर्स लग रहा है तो दो चीजें हो सकती है, मोशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर फोर्सेस बैलेंस हो गए हैं तो मोशन नहीं होगा, और फोर्सेस अगर अनबैलेंस है तो मोशन होगा। नहीं है बस समझे? सो यहां पर थोड़ा बहुत लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इसको। तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडी, या फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी, then motion may happen or not if all forces gets balanced. There will be no motion, and if forces are unbalanced, then there will be motion. Then there will be, भैया तुम्हें समझ में आया मैंने क्या कहा है? ये पक्का ही कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ूं उसके आगे, क्योंकि पहले बेसिक हमें करना बहुत जरूरी है। सारी बातें बताऊंगी तो ही हम आगे वाली चीज़ों को समझेंगे। तो मैं बिल्कुल वो जीरो से बात कर रहा हूँ आप लोगों से। हालांकि ये बात मैं नहीं बताता शायद तुम समझ जाते, लेकिन पता होनी चाहिए, ठीक है? किसी को नहीं बताते तो रिवाइज होगी, ठीक है? अब अगली चीज़ पे आते हैं बच्चों। अगली चीज़ मैं सिखाऊंगा वो छोटी क्लास की चीज़ है, लेकिन देखते हैं कितना आप लोगों को पता है, ठीक है? चेक करते हैं। सो गाइज अभी हमें सीखना पड़ेगा हमारा वेट, और फिजिक्स में वेट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो गाइज मेरा वेट कितना होगा? वेट कैसे होगा, ये कैसे पता लगेगा? मास इनटू जी करके आप लोग बोलते हैं वेट को कुछ ना, तो समझने की कोशिश करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। होता क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज ग्राउंड पे है, मान लीजिए इस तरीके से कोई चीज खड़ी है, कोई इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है? समझने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट चीज है। इसका अपना एक मास है। मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ, ये बात मैंने पहले कभी सिखाई है, बट उस वाली चीज पे मैं केमिस्ट्री वाली चीज पे अभी नहीं जाऊंगा। आप बस ये सोचिए, जैसे आप बोलते हैं अपना वेट, बोलते हैं मेरा 70 केजी है, 60 केजी, पहले तो वेट होता ही नहीं। ये बेसिकली क्या होता है? मास होता है। ये क्या होता है बोलो? मास। मास का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मौजूद है। अरे आपकी बॉडी में ब्लड है, किडनी है, हार्ट है, सब कुछ है ना, इन सबका जो मैटर का बेसिकली मास है ना, वो बोलो कितना है? मान लो 60 केजी, या बोलो कितना? 70 केजी। तो ये बेसिकली आपका मास है, समझने की कोशिश करना। तो आप ग्रेविटी की वजह से नीचे कितना फोर्स लगा रहे हैं? फोकस करना भाई। आप ग्रेविटी की वजह से नीचे कितना फोर्स लगा रहे हैं? बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है, क्या? मास इनटू में क्या बोलो? एक्सेलरेशन। समझने की कोशिश करनी है। मास इनटू में बोलो क्या? एक्सेलरेशन। लेकिन जो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा मास इनटू में नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
दैट इज जी। तो आपका नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, बोलो mg। फोकस करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में एक बात बता देता हूँ कि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं चल रहा हो। मान लीजिए कि मैं 70 kg का हूं और मैं जो फोर्स जमीन पे लगाऊंगा वो कितना लगाऊंगा, बोलो m इंटू जी। यानी 70 kg इंटू में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए बच्चों, जो बच्चे बिल्कुल रिसेंटली आए ना उनको जी वगैरह के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन ये बहुत पहले हमने काइनेमेटिक्स वगैरह के अंदर सब में सीखा है। सो जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये 10 होता है बच्चों हमारा। इसका मतलब क्या होता है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ हल्का सा। ये बॉल है, अगर मान लीजिए बॉल की इनिशियल स्पीड बोलो कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड, और उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। तो बस सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में ये समझ लो कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो मुझे बताओ अगर अभी 0 है तो 1 सेकंड बाद कितनी होगी, 10, क्योंकि एक्सेलरेशन बता रहा है 10 का। कितने का बता रहा है बोलो, बस ये ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन है। एक एक्सेलरेशन गाड़ी की वजह से हो सकता है ना, तो एक्सेलरेशन किसी की वजह से भी हो सकता है। बस एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितनी स्पीड बदलेगी, बोलो 10। 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 20। 3 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 30। 4 सेकंड बाद 40। तो ऐसे 10-10 करके बढ़ेगी, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलो कितनी है, 10 की। नहीं आया समझ में। तो बोले कि गाड़ी का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है इसका, कि अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हुई तो हर सेकंड में उसकी स्पीड कितने से बढ़ेगी, 4 से बढ़ेगी। समझ नहीं आ रहा भाई, मुश्किल लग रहा है, बोरिंग लग रहा है ये चीज, ढंग से समझो इस बात को। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आज आपको वेट के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता लगेगी थोड़ी देर में। सो गाइस, मैंने बोला कि मेरा मास है 70 kg जो मेरी बॉडी में अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, बट मैं फोर्स कितना लगाता हूँ ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ। जब मैं स्टेबल पे खड़ा हूं तो मैं स्टेबल पे कितना फोर्स लगा रहा हूँ बच्चों। आप बैठे हैं तो आप चेयर पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, मैं बैठा हूं तो टेबल पे कितना फोर्स लगा रहा हूं। सो फोर्स लगा रहा हूं m इंटू में क्या बोलो g, और कितना लगा रहा हूं बच्चों, 700 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको मैं न्यूटन बोलता हूं। क्या बोलता हूं बोलो, तो मैं 700 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं ग्राउंड पे। किस पे लगाता हूं बोलो, ये समझने की कोशिश करना बच्चों। मैं 700 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं ग्राउंड पे। आप बैठे तो आप भी फोर्स लगा रहे हैं। आप 60 kg के, आप 600 न्यूटन का फोर्स टेबल पे लगा रहे हैं, चेयर पे लगा रहे हैं। समझिए, मैं लगा रहा हूं 700। और देखिए अब कमाल की चीज, क्या मेरे 700 लगाने से मेरे में मोशन आया, कर देना साइड से, मेरे 700 न्यूटन का फोर्स लगा देने से क्या मैं नीचे गया। यार अब एक बात बताओ, मैंने 700 लगाया बट मैं नीचे नहीं गया, क्या रीजन हो सकता है, मेरे में कोई मोशन ही नहीं है। आपने 600 लगाया बट आप नीचे नहीं गए। यार आप पे फोर्स तो लग रहा है ना, समझ इधर, एक्टिव हो जाओ सारे। मैंने बोला कि भैया फोर्स है कितना, बोलो mg। और मैंने बोला कि अगर मान लीजिए mg है, मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए 70 kg, 70 इंटू 10 700 न्यूटन, तो मुझ पे नीचे की तरफ 700 लगा, या मैंने 700 लगाया ग्राउंड पे 700 लगाया, बट मैं फिर भी नीचे नहीं जा रहा हूँ। क्या कारण हो सकता है इसका। थोड़ी देर पहले एक बात कही है मैंने, अगर बॉडी पे फोर्स लग रहा है फिर भी मोशन नहीं हो रहा, फिर भी मोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब उसको कोई ना कोई क्या कर रहा है बोलो, बैलेंस। कोई ना कोई क्या कर रहा है बोलो, समझो इस बात को, क्लिक करने की कोशिश करो। कौन बैलेंस कर रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि भैया अगर आपने ग्राउंड पे 700 लगाया तो ग्राउंड भी तो आप पे 700 लगाएगा, ग्राउंड भी तो आप पे। फोकस ऑन द बोर्ड। सो यहां पर कहते हैं कि जब हम ग्रेविटी की वजह से नीचे फोर्स लगाते हैं mg, तो ग्रेविटी ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, जिसको हम रिएक्शनरी फोर्स बोलते हैं। ये आर होता है बच्चों क्या, रिएक्शनरी फोर्स, इसको बोलते हैं रिएक्शनरी फोर्स। व्हाई इट इज कॉल्ड अ रिएक्शनरी फोर्स, क्योंकि तब तक नहीं लगता जब तक रिएक्शन ना हो। सुनना बच्चों, ये तब तक नहीं लगता तब तक क्या ना हो बोलो, रिएक्शन। मतलब जिसके ऊपर अगर फोर्स नहीं लगेगा तो ये भी नहीं लगाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर आपने 700 लगाया तो ग्राउंड ने बिल्कुल उसी वक्त आपके ऊपर भी कितना लगाया बोलो, 700। तो हुआ क्या, 700 नीचे लगा 700 ऊपर लगा, तो नेट शेल बोलो क्या हो रखा है, बोलो बैलेंस हो रखा है। क्या हो रखा है भाई, बैलेंस। और इस बैलेंस की वजह से बॉडी मूव कहीं भी आप भी नहीं कर रहे मूव। आप 600 लगा रहे हैं, चेयर आपको 600 ऊपर की तरफ रिएक्शनरी फोर्स दे रही है, तो आप क्या है, बॉडी, आपकी बॉडी बोलो क्या है, बैलेंस है। और अब मैं इस चीज को फील कराऊंगा तुम लोगों को, तुम फील करना, थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करना। सो गाइस मुझे बताइए, अगर मैंने ग्राउंड पे 700 लगाया तो मुझको ग्राउंड ने कितना दिया, रिएक्शन 700 का ही दिया। कितने का दिया बोलो, 700 का। अब ये सर कहाँ, आपको कहाँ लगता है फोर्स, मैं देखिए मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, क्लास इधर सब बच्चे बोर्ड पे, मैं खड़ा हूँ, मैंने 700 लगाया, मुझे ऊपर कितना मिला, 700। अब जो 700 मुझे मिला ना, एक्चुअली में वो 700 को मेरी मसल्स क्या करती है, बैलेंस करती है। वो 700 को मेरी मसल्स क्या होती है, फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करती है, इसलिए खड़े खड़े थोड़ी देर बाद मेरे पैरों में क्या हो जाएगा, दर्द शुरू हो जाएगा। अभी सुनिए, आप लोग बैठे हैं सब बच्चे, आप इस पोजीशन में बैठे, देखना जरा, आप इस पोजीशन में बैठे सब बच्चे, देखना भाई क्लास, थोड़ी ड्राइंग मेरी ऐसी है भाई, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप लगा रहे हैं बोलो कितना, 600, आप हल्के मान लीजिए,
600 है, तो आपके ऊपर 600 लग रहा है ऐसे करके, तभी तो आप मोशन नहीं कर रहे यार। आपके ऊपर 600 लग रहा है, ये बात तो पक्की है कि mg तो लग रहा है, बट आप मोशन नहीं कर पा रहे। मोशन नहीं कर रहे इसका मतलब उसको किसी ने बैलेंस कर दिया है। तो आपको जो न्यूटन थर्ड लॉ से रिएक्शन मिला वो कितने का मिला बोलो? 600 का मिला। अब मेरी बात सुनिए, ये 600 का फोर्स आपकी कौन सी बॉडी पे लग रहा है बोलो? इसके अपर बॉडी पे। वंश कहां पर लग रहा है बोलो? अपर बॉडी पे। तो मुझे बताना, आधे एक घंटे बाद आपके दर्द कहां होगा? कमर में दर्द होगा या पैरों में दर्द होगा? अब 2 घंटे बैठ रहे हो, आपके पैरों में दर्द नहीं होगा, कहां दर्द होगा? कमर में। कमर में क्यों? सारा का सारा आपका वेट जो है वो कौन बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है? आपकी कमर की हड्डी, कमर की मसल्स। नहीं आ रहा समझ में? तो सारा कुछ दर्द कहां पर होना? यही होना, पैरों पे दर्द नहीं होगा। समझने की कोशिश करें, मैं खड़ा हूं तो मेरे कहां दर्द होगा बोलो? पैरों में, क्योंकि सारा वजह जो मेरा वेट है, खुद का वेट हम खुद ही बैलेंस करते हैं। बात ध्यान रखना, खुद का वेट हम खुद ही बैलेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना मैं एक्शन दिखाता हूं उतना ही मुझे बोलो क्या मिलता है? रिएक्शन। उतना ही ज्यादा मुझे क्या करना पड़ता है बोलो? बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार बच्चों, अगर मैंने 700 लगाया तो मुझे कितना मिला? 700। समझने की कोशिश करना, मैंने अगर 700 लगाया तो मुझे कितना रिवर्ट में मिला बोलो? 700 मिला। लेकिन अगर एग्जांपल लेते हैं साक्षी का, तो साक्षी तो भैया 70 केजी की होगी नहीं, साक्षी होगी मान लीजिए 50 केजी की। समझना मेरी बात को, साक्षी अगर 50 केजी की है तो साक्षी ने नीचे कितना फोर्स लगाया बोलो? 500। तो क्या साक्षी को भी 700 न्यूटन का रिएक्शन मिलेगा? अरे सोचो तो सही, मैंने 700 लगाया, मुझे 700 मिला, तो मैं बैलेंस हूं। साक्षी ने 500 लगाया, क्या उसको 700 मिलेगा? अगर 700 मिला तो साक्षी कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। 200 न्यूटन का फोर्स, नेट फोर्स ऊपर की तरफ, साक्षी हवा में। सबको रिएक्शन एक जैसा, साक्षी भी ऊपर नीचे मोशन नहीं कर रही। इसका मतलब साक्षी ने अगर 500 लगाया तो साक्षी को भी कितना मिला? इसी को बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, रिएक्शनरी फोर्स, कि जितना एक्शन उतना रिएक्शन। तो जितना आपने फोर्स ग्राउंड पे लगाया, ग्राउंड उतना ही आपके ऊपर लगाती है। अगर आप ग्राउंड पे लगा ही 40 न्यूटन रहे हैं, बहुत हल्के लोग खड़े खड़े नहीं थकेंगे। नहीं रिंकी, नहीं थकोगे। क्यों नहीं थकोगे बोलो? क्योंकि आपने अगर लगाया ही 400 है तो आपको बैलेंस भी कितना करना है? 400 करना है। समझ नहीं पा रहे मेरी बात में क्या कह रहा हूं? अगर किसी ने लगाया 1000 न्यूटन तो उसको रिवर्ट भी कितना मिलेगा? उसको बैलेंस भी कितना करना है? उसकी हड्डियां भी कैसी होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। क्लियर समझो बच्चों? उन लोगों को बड़ी दिक्कत होगी जिन लोगों का अपर वेट ज्यादा है, पैर कमजोर है। अब प्रॉब्लम क्या होगी बताओ जरा? कि अपर वेट ज्यादा होने से उन्होंने फोर्स तो लगा दिया 1000 न्यूटन, लेकिन रिएक्शन में भी 1000 मिला, और 1000 को बैलेंस करने के लिए पैरों की हड्डियां मजबूत हो। अरे नहीं यार, बात समझ में? ऐसा क्यों होता है कि जब ज्यादा एज बढ़ने लगती है तो मदर्स को खास करके प्रॉब्लम होना शुरू होती है कि घुटने दर्द होना शुरू हो जाते हैं? क्या रीजन है? क्या होगा? फीमेल बॉडी जो होगी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो जाती रहती है, जितना ज्यादा एज बढ़ती रहेगी वेट क्या होता है? गेन होने लगता है। होता है ना मदर्स के साथ ये चीज। अब उनका क्या होगा? वेट जब गेन होता है तो अपर बॉडी गेन करती है, बट लोअर बॉडी वेट इतना गेन नहीं करती है। तो जिससे क्या होगा जरा बताओ? जब वजन बढ़ेगा बेसिकली तो क्या होने वाला है बताओ जरा? तो नीचे जितना ज्यादा लोड लगाएंगे उतना ज्यादा बोलो क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा। लेकिन पैर तो उतनी है ना, अब वो मसल्स तो मजबूत हुई नहीं है, तो दर्द कहां शुरू होगा? सबसे पहले घुटनों में दर्द शुरू होगा। नहीं आया समझ में? सिंपल फैक्ट है, आप अपना वेट खुद ही बैलेंस करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आ रही बात समझ में? कोई धरती पे बोझ नहीं है, सब अपना बोझ खुद ही उठा रहे। सिंपल सी बात है ना, अपना एक्शन का खुद का रिएक्शन खुद ही लेते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन एक बात है बच्चों, अगर सरफेस आपको उतना रिएक्शन कभी नहीं दे पाया, सरफेस आपको उतना रिएक्शन, जैसे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आप किसी ऐसी स्पंजी सरफेस पे खड़े हुए हैं जो आपको उतना रिएक्शन नहीं देता। मान लो जो मैं 100 किलो का हूँ और मैं किसी स्पंजी से सरफेस पे खड़ा हो गया, मडी सरफेस पे, मिट्टी वाले सरफेस पे, है ना, जहाँ पर नई नई मिट्टी डली है उस पर खड़ा हो गया, तो मैंने लगाया 1000 न्यूटन, लेकिन वो मुझे 1000 नहीं दे पाई, वो मुझे 700 न्यूटन का रिएक्शन दे पाई, तो 300 न्यूटन से मैं कहा दसूंगा? नहीं आ रहा समझ में? तो भाई नहीं आ रहा। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्योंकि ये चीजें ना बच्चों मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, ये बेसिक टर्म्स में आपको इतने अच्छे से आना चाहिए ना, कि जब मैं बहुत सारे फोर्सेस एक बॉडी में दिखाऊं ना तो आप एकदम समझ जाओ कि सर ने mg और ऊपर r क्यों लिख दिया। तो आप समझ जाए कि नीचे लगा mg, उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर बोलो क्या लग गया? r। तब आप ये बिल्कुल दिमाग में ना रखें कि ये क्यों बन गया। तो मैं सारा समय यहाँ लगा दूंगा, वहां पर हम तेज करेंगे बच्चों, ठीक है ना। सो गाइस ध्यान रखना है, यहाँ पर ये बॉडी का नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा? mg। वंश नहीं आ रहा समझे? लेकिन ये मोशन नहीं करेगी, टेबल पे रखी हुई है, टेबल पे बॉडी रखी हुई है, मोशन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी बोलो? क्योंकि टेबल उसको बोलो क्या दे देगा? रिएक्शन फोर्स दे देगा। और ध्यान रखना ये आर किसके बराबर होता है बोलो? mg के। ये वाला आर किसके बराबर होगा बोलो? ये आर ही बोलो मेरा क्या होता है? वेट भी होता है। क्या होता है बोलो? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अच्छा एक बात बताइए, आपने बंजी जंपिंग कितने लोगों ने करी है? बंजी जंपिंग देखा है? करिए, ठीक है। तो आशीष ने करी है बंजी जंपिंग।
अब बंजी जंपिंग आशीष ने करी है, तो आशीष उस समय जैसे बंजी जंपिंग होती है तो बड़ा फ्री महसूस होता है बॉडी को, ऐसा लगता है बिल्कुल फ्री, डर लग रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन बॉडी बहुत ज्यादा फ्री महसूस करती है, बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस करती है। चलिए वो वाला एग्जांपल हटाते हैं। आप लोगों ने वाटर पार्क सब गए होंगे और वाटर पार्क पे कुछ ऐसे झूले देखे होंगे जो बहुत स्लोपी सरफेस पे आते हैं, मतलब बहुत ऐसे बने हुए हैं, बहुत ज्यादा एलिवेट करके बने हुए होते कि नहीं होते। उन पे जब आपको एकदम से नीचे की तरफ फेंका जाता है तो आपकी बॉडी बहुत हल्का फील करती है कुछ देर के लिए। ऐसा क्यों होता है समझने की कोशिश करें। देखिए जब कोई चीज हवा से गिर रही है बच्चों, जब कोई चीज हवा में गिर रही है, हवा से बेसिकली नीचे गिर रही है, कोई सरफेस नहीं है, समझने की कोशिश करना बच्चों, तो नीचे की तरफ तो उसने फोर्स लगाया mg, या मान लो नीचे की तरफ उसने फोर्स लगाया 700 न्यूटन, बट समझने की कोशिश करना उस 700 न्यूटन की रिवर्ट में उसको ऊपर की तरफ कुछ भी, क्योंकि कोई सरफेस नहीं है जो उसको बोलो क्या दे सके। मेरी बात को समझने की कोशिश करना ऋषभ, इधर आपका जो एक्शन है उसको रिएक्शन देने के लिए कोई सरफेस तो कांटेक्ट में होना चाहिए ना। अगर आप हवा में ही गिर रहे हैं तो आपने तो 700 नीचे की तरफ लग रहा है, बट ऊपर की तरफ लगाने के लिए कोई भी सरफेस आपके कांटेक्ट में, तो आपको ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगा, आपके ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगा, तो इस 700 का रिएक्शन आपकी बॉडी पे नहीं मिला, तो आपकी बॉडी को अपना वजन महसूस करना नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा, तो बॉडी कैसा महसूस करेगी। दैट कंडीशन इज सेट टू बी द वेटलेसनेस कंडीशन। वेटलेसनेस मतलब कि उस समय पर आपको अपना वेट ही महसूस नहीं हो रहा होता। क्यों नहीं हो रहा होता, 700 आपने लगाया बट आपको रिवर्ट में 700, और इसी वजह से आपका मोशन हो रहा है इस बार। क्यों हो रहा है मोशन, क्योंकि आपने 700 लगाया बट वो बैलेंस, तो आप कहां की तरफ गिर रहे हैं, नीचे की तरफ गिर रहे हैं, कहां की तरफ गिर रहे हैं बोलो। लेकिन अगर ग्राउंड पे पहुंच जाएंगे तो जैसे 700 आपका ऊपर 700 मिल जाएगा आप रुक जाएंगे, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो रिएक्शन देने के लिए किस सरफेस का होना जरूरी है। और आपकी मसल्स क्यों रिलैक्स फील करती हैं उस दौरान, क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट आता है आपकी लाइफ में जिस वक्त आप अपना वेट महसूस नहीं करते। अदरवाइज हर वक्त आप अपना वेट महसूस करते हैं, आप बैठे तो वेट महसूस कर रहे हैं, लेटे हैं तो भी वेट महसूस कर रहे हैं, लेटे हुए बेड पे आपने फोर्स लगाया आपके ऊपर फोर्स लगा, मैं खड़ा हूं मैं वेट महसूस कर रहा हूं, हर कंडीशन पे आप अपना वेट महसूस करेंगे, सिवाय तब जब आप फ्री फॉल कर रहे हैं। फ्री फॉल भी बंजी जंपिंग के दौरान करना है बस, या फिर वाटर पार्क में करना है। कहीं फ्री फॉल कंडीशन महसूस करने के लिए ये लम्हा मेरे को जीना है और छत से कूद जाओ, ठीक है, वो फ्री फॉल वाली कंडीशन मेरे को देखनी है, ऐसा कोई हरकत मत कर देना। समझ में आ रहा है, तो वो कंडीशन से तभी महसूस होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो आर बराबर mg, सब बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताइए, मैं आगे बढ़ सकता हूं, पक्का श्योर हो, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ये वेट आपका बच्चों कितना है बोलो mg। अब सब अपने वेट का अंदाजा लगा लीजिए। जैसे जैसे आपका मास है, किसी का 40 मास है तो उसका वेट बोलो कितना है 400 न्यूटन, और वो 400 न्यूटन से नीचे फोर्स लगाता है बट रिएक्शन में उसको 400 का मिलता है, तो अपना वेट वो खुद ही बैलेंस कर रहा है। ये वाली कहानी सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। क्लियर अक्षत। अब अगली बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट सिखाने वाला हूं बच्चों। आप लोग लिफ्ट में गए सबके सब बच्चे, और लिफ्ट में आप लोगों ने कभी अपने वेट को थोड़ा सा चेंज होते हुए महसूस करते हुए देखा, मतलब फील जो आपको वेट होता है अपना, कभी कभी ऐसा होता होगा, मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो ऐसा लगता है कि वेट बढ़ गया, वेट बढ़ गया, दबाव महसूस होता है, ऐसा लगता है पैरों पर जोर पड़ना शुरू हो गया। और पैरों में जोर पड़ने का मैं एक और केस सुनाता हूँ आप लोगों को। आप लोग जब सामान उठाते हैं, आजकल हमारे घर में शिफ्टिंग चल रही है तो हम सामान उठा रहे थे, इसलिए जब हम सामान उठाते हैं बहुत भारी भारी, तो आप पाएंगे आप बहुत जल्दी थकने लग गए। अब क्यों थक रहे हैं अंदाजा लगा लो आप लोग। कोई चीज़ आपके साथ है, अब मैं 70 kg का और मैंने 50 kg की कोई चीज़ उठा ली, तो मैं कितने kg का हो गया, 120 kg, मेरा फोर्स हो गया 120 kg, और 120 मैंने ग्राउंड पे लगाया, और 120 ग्राउंड पे लगाया मैंने, 1200 न्यूटन ग्राउंड पे लगाया, तो मुझे मिलेगा भी कितना, तो मेरी मसल्स को कितना बैलेंस करना पड़ेगा। अब 1200 बैलेंस करनी है, इस मसल्स को आधे से 700 बैलेंस करने की, तो क्या होगा, थकने लगेंगी जल्दी, बोला है कि नहीं, नहीं है ऐसा। क्लियर हो रहा है। और हड्डियां टूटने का कारण भी क्या है, यही है, आपने अपनी जरूरत से ज्यादा वो वेट उठा लिया। जिम में ऐसा कर लेते हैं लड़के, है ना, बहुत ज्यादा वेट उठा लिया, खुद है 70 kg के, 200 kg के उठा लिया भैया, हो गया 270 kg, 2700 न्यूटन नीचे, 2700 न्यूटन ऊपर, हड्डियां बैलेंस नहीं कर पाई, चटक गई। तो चटकती किस वजह से, नीचे से फोर्स लगाया, उसको बैलेंस नहीं मिल पाया, चटक जाएगा। नहीं आया समझ में कहना चाह रहा हूँ। तो जब आप ज्यादा वेट उठाएंगे तो आप ज्यादा थकेंगे, उसका कारण बहुत सिंपल सा है, क्योंकि आपको रिएक्शनरी ज्यादा मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और रिएक्शन सबको अपने अकॉर्डिंग मिलेगा, ये भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं बच्चों, फ्रिक्शन भी एक तरह का रिएक्शनरी फोर्स है। फ्रिक्शन भी क्या है बोलो, आप जितना एक्शन लगाते हो उतना आपको क्या मिलता है बोलो, रिएक्शन। इस पे थोड़ा सा चर्चा बाद में करेंगे, उसको नहीं लूंगा मैं आपका बात करने वाला हूं वेट इन लिफ्ट। वेट इन, ये मजा आएगा तुम्हें इस केस में मजा आएगा, वेट इन लिफ्ट बच्चों। लेकिन पहले वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए अब आपके वेट को समझते हैं। लिफ्ट में क्या हो जाता है, जब लिफ्ट बच्चों नीचे ऊपर की तरफ जाती है, सो महसूस करिएगा आगे से लिफ्ट में जाएं तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो आपको महसूस होता है मेरा वेट बढ़ गया है, नहीं हुआ क्या महसूस किसी को। और जब लिफ्ट एकदम से नीचे आती है ना तो आपको लगता है मेरा वेट हल्का हो गया, बॉडी ऐसे रिलैक्स फील करती है उनसे।
होता ही नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे एकदम से नीचे जाते हुए घबराहट से शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। क्यों होता है? वो वेट एकदम से कम फील होने लगता है। ऊपर जाएगी तो ज्यादा वेट फील होने लगता है। ऐसा क्यों होता है समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम बोलते हैं अपेरेंट वेट। क्या बोलते हैं इसको? अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट का मतलब होता है जो फिलहाल के लिए महसूस हो रहा है, बट एक्चुअल वेट तो हमारा कुछ हो रही है। सो हमारा एक्चुअल वेट सब बच्चे बताइए कितना होगा? मेरा एक्चुअल वेट कितना होगा बताओ जरा। मेरा एक्चुअल वेट है एक्चुअली mg, कितना है बोलो? बट अपेरेंट वेट होता है जो मेरे को महसूस हो रहा है। महसूस कितना हो रहा है? आ जाइए बच्चों। व्हेन लिफ्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ये पूरा सीखिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बताऊंगा कुछ। एक बिल्डिंग में आग लग चुकी है, वहां एक बच्चा फंस गया और एक फायर ब्रिगेड पर्सन को ऊपर जाना है रस्सी बांध के, लेकिन वो रस्सी थोड़ी सी इतनी कमजोर है, मतलब उतनी मजबूत नहीं है कि उस पर ज्यादा लोड हैंग किया जाए, तो किस स्पीड से जाएगी वो रस्सी टूटे ना। मतलब इस तरह के क्वेश्चन है, बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको आज की क्लास को अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है? सो गाइस बोर्ड पे, व्हेन लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, चलिए लिफ्ट कहां की तरफ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। ढंग से समझने आ रही केस। ये लिफ्ट है, अब इसको कैसे करना है मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे ही समझना है इसको। आपका वेट कितना नीचे? ऊपर की तरफ डायरेक्शन कितना मिला? देखिए ग्राउंड पे खड़े हैं ना, तो आर और एमजी बराबर है। आर और एमजी क्या है? बराबर है दोनों। यहाँ पर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, मैंने जितना एमजी लगाया मुझे उसका रिएक्शन में बोलो क्या मिला? आर मिला, एंड दिस आर इज इक्वल टू एमजी। बट यहाँ पर बॉडी कहाँ की तरफ मूव कर रही है? मतलब सिस्टम कहाँ की तरफ मूव कर रहा है? ऊपर की तरफ। ये सिस्टम कहाँ की तरफ मूव कर रहा है? ऊपर की तरफ। या आप ये बोलोगे आप भी कहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं? ऊपर की तरफ। देखिए एक छोटी सी बात बताऊंगा, उसको ढंग से समझ लीजिएगा। एक बॉडी पर अगर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, उसके बाद भी किसी डायरेक्शन में अगर फोर्स बच जाता है, जैसे बोला था ना इधर 30 है और इधर 20 है, तो नेट 10 इधर बच गया, तो जो नेट फोर्स बचा 10 न्यूटन का, तुम उसको बेसिकली क्या बोल सकते हो कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू, समझने की कोशिश करना, जो भी फोर्स बच जाएगा वो आपका नेट फोर्स होगा, और नेट फोर्स की वजह से इस बॉडी में बोलो क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन आ रहा है, जिसको तुम क्या बोलते हो? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं आपको थोड़ा सा इक्वेशन बैलेंस करना सिखाता हूं खुशी। यहाँ पर आपकी बॉडी जो है, बेसिकली लिफ्ट जो है वो कहां की तरफ जा रही है? बोलो ऊपर की तरफ जा रही है। लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, या लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। ऊपर की तरफ बोलो क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट करने का मतलब ये हो गया कि मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब रेस्ट पे थी और 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ती जा रही है। हर सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ रही है? मतलब अपनी 2 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताइए अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है तो आप इसको ना ऐसे ट्रीट करिएगा। अब आप मुझे बताओ, कोई बॉडी पे नीचे भी फोर्स था, ऊपर भी फोर्स था, लेकिन नेट बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब अभी मान के चल सकते हैं कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से बोलो क्या है? बड़ा है। या आप एक काम करो, मैं आपको थोड़ा सा इजी करता हूं इसको, पहले आप डाउनवर्ड के लिए करके देखिए। अगर बच्चों में इसको डाउनवर्ड के लिए करके देखता हूं, तो मुझे आप ये बताइए बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है। बच्चों बोर्ड पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है लक्षित, ये लिफ्ट कहां जा रही है? नीचे की तरफ। तो मुझे एक बात बताओ, बॉडी पे नीचे भी फोर्स लग रहा था, ऊपर भी फोर्स लग रहा था, बट बॉडी नीचे जा रही है। इसका मतलब कौन सा वाला फोर्स बड़ा माना जाएगा? नीचे वाला। आदर्श इधर मैंने बोला कि इस बॉडी पे नीचे भी फोर्स था, ऊपर भी फोर्स था, लेकिन बॉडी नेट कहां जा रही है? नीचे। तो कौन सा फोर्स आप बड़ा मानेंगे? नीचे वाला। तो आप ये बोलेंगे कि जो ये नेट मास इनटू एक्सेलरेशन बनेगा, या जो नेट फोर्स बनेगा वो कितना बनेगा? तो मैं बोलूंगा वो उतना बनेगा जितना mg में से r घट के बचेगा। जितना mg में से r, सोचो जैसे कि मान लो नीचे 700 है, ऊपर मान लो 400 है, तो 300 न्यूटन से बोलो कहां जाएगी? नीचे जाएगी। इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर ये बॉडी नेट नीचे जा रही है, कहां जा रही है बोलो? नीचे जा रही है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से बोलो क्या है? बड़ा। और ये कितने फोर्स से नीचे जा रही होगी? वो होगा mg माइनस r, बराबर में आएगा नेट फोर्स। समझ नहीं आया? और नेट फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन। समझने की कोशिश करो भाई मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देख लो इस चीज को। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट कर दो, यहां पर हम चर्चा कर लेंगे इस पे। अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, इस बॉडी में दो ही फोर्स है, इसने नीचे लगाया उसने ऊपर लगाया, लेकिन बॉडी नेट नीचे जा रही है। अगर बॉडी नेट नीचे जा रही है तो मैं बोलूंगा नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से बोलो क्या है? बड़ा है। और मैं बोल सकता हूं कि ये जो नेट फोर्स जितना लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा बोलो? mg माइनस r, जो भी बच गया वही बोलो क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ? अब इस हिसाब से मुझे बताओ r क्या आएगा? इस हिसाब से बताओ r क्या आएगा? r क्या आएगा क्लास? इधर r कितना आएगा? r को ले जाओ उधर,
एम जी माइनस एम ए, और आर बोलो कितना आएगा, एम बाहर आ जाएगा, या बोले चलो एम जी माइनस एम ए लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर ही तो बोलो क्या होता है। अरे यार समझो ये क्या चीज है, इस बात को समझना पड़ेगा तुम लोगों को। आर को ही वेट क्यों बोलता हूं, क्योंकि जितना रिएक्शन मिलता है उतना ही तो मुझे मेरा वेट क्या होता है बोलो, महसूस होता है। तो यहां मुझे कितना रिएक्शन मिल रहा है, क्या एमजी का मिल रहा है रिएक्शन, कितना मिल रहा है बोलो, एमजी माइनस एम एमजी माइनस, मान लो सपोज करो मैं 70 केजी का हूं ऋषभ, इधर मैं 70 केजी का हूं, तो मेरा एमजी कितना होगा बोलो 700। अरे एमजी कितना होगा, और ये लिफ्ट जो है ना वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट भी कर रही है डाउनवर्ड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट भी कर रही है। बोलो कितना आएगा, 70 इंटू 2, बोलो कितना आएगा 700 माइनस में 140, बोलो कितना आएगा 560, कितना आएगा बोलो। तो मेरे को मेरा वेट कितना महसूस होगा, 560 केजी महसूस होगा, मतलब 560 न्यूटन महसूस होगा, मतलब 56 किलो वाले आदमी जैसा फील मुझे होगा, उतना हल्का फील होगा मुझे। क्यों होगा, क्योंकि मैं जब नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि mg माइनस आर, जो भी बच गया वही है मास इनटू एक्सेलरेशन। और समझने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, अभी चिंता मत करिए सारी बातें करेंगे। व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, अच्छा फिर मैं वही बात कर रहा हूं, ये मेरा एक्चुअल वेट है या अपेरेंट वेट है, अपेरेंट का मतलब होता है जो फिलहाल कंडीशन के तौर पर महसूस हो रहा है, फिलहाल जो महसूस हो रहा है, समझो मेरी बात को। तो फिलहाल मुझे कितना महसूस हो रहा है बोलो, फिलहाल मुझे इतना महसूस हो रहा है, मतलब कितना बोलो, mg माइनस एम ए। चलो इस केस में आप लोग मुझे खुद बताना भाई क्या होगा, सब बच्चे भाई क्लास। मान लीजिए पर्सन यहां पर खड़ा हुआ है, ये लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ, आप मुझे बताओ सब बच्चे, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ r, और नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, लविश इधर नेट मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो किसको बड़ा मानोगे, ऊपर वाले फोर्स को। तो बोलो इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर वाला फोर्स माइनस में कुछ बच गया, मतलब mg घटा दिया, फिर भी जो बच गया वही बोलो क्या है, मास इनटू। अरे यार इधर 30 था इधर 20 था, आप क्या बोलोगे, 30 माइनस 20 करके ही नेट फोर्स बचा हुआ है, नहीं आया समझ में, 30 माइनस 20 करा तो जो आया वो बोलो क्या है, नेट फोर्स है। समझ नहीं आई वाली बात, कर दो साइड से समझ। तो मुझे जरा बताओ बच्चों कितना आएगा क्वेश्चन यहाँ पर सब बच्चे, अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो बोलो क्या बोलोगे, आर बड़ा होगा, mg बोलो क्या होगा छोटा, और जो बच गया होगा ना एक्चुअली आर के बाद एक्स्ट्रा जो बच गया वही बोलो क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया, सो आर माइनस mg इक्वल्स टू बोलो क्या, मास इनटू, अक्षत नहीं आ रहा समझ में, सो आर कितना आएगा इस बार, इस बार आपके वेट में कुछ जुड़ गया है घट गया, जुड़ गया है, ये वेट है, अपरेंट वेट है, कौन सा वेट है, अपरेंट वेट। मतलब मैं अगर मान लीजिए लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है तो मैं अपना वेट कितना महसूस करूंगा, आप मुझे आंसर करें जल्दी से। अगर ये लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है तो मेरे को मेरा कितना वेट महसूस होगा, बताओ। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, मेरे को मेरा वेट कितना महसूस होगा, हाँ 840, वेरी गुड गाइस। बाकी भाई कहाँ है, बाकी को जवाब क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार। 70 इंटू 10 700 आ गया, कौन सा इसमें रॉकेट साइंस है भैया, ये 70 है इंटू में 2 है 140 है, 700 प्लस 140 840, 840 न्यूटन का मतलब समझते हैं आप, मेरे को 84 किलो जैसा महसूस होगा, मुझे ऐसा महसूस होगा 14 किलो की कोई चीज अपने हाथ में एक्स्ट्रा ले रही है, 70 किलो की तो मैं हूँ। समझो इस थ्योरी को, नहीं समझ पा रहे। और ये लिफ्ट में आप लोग कभी भी महसूस कर लीजिएगा, लिफ्ट में जाते हुए आपको अपना वेट चेंज होता हुआ नजर आएगा अपेरेंटली, नीचे जाएगी तो हल्का महसूस होगा, ऊपर जाएगी तो भारी महसूस होगा। हुआ है कुछ बच्चों के साथ ऐसा फील, या कभी नहीं हुआ है, सब हुआ है। अब बस ये ध्यान रखना वेट कितने से बढ़ जाता है वो सुनो, वेट कितने से बढ़ जाता है बताओ जरा। अगर लिफ्ट आ रही है नीचे, अच्छा लेकिन आप लोग रटने की कोशिश ना करें भाई, रटने की कोशिश क्यों ना करें, देखिए जब आप स्टिल खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, तो रुके हुए हैं तो भाई एक जगह पर खड़े हुए हैं आप लोग ग्राउंड पे, तो आपका नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ बोलो क्या, आर, कहीं मोशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आर किसके बराबर है बोलो, mg के। इस दौरान आपका वेट एक्चुअली में बोलो कितना होता है, mg ही होता है, यही हमारा रियल वेट होता है, यही हमारा बोलो क्या होता है, रियल वेट। लेकिन लिफ्ट के दौरान जब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करती है या ऊपर एक्सेलरेट करती है, इस दौरान मुझे मेरा वेट चेंज होता हुआ नजर आता है। कैसे नजर आता है वो मैंने आपको थ्योरी बताई है। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब नीचे वाले फोर्स को बड़े, ऊपर वाले फोर्स से बोलो क्या मानना पड़ेगा, बड़ा ट्रीट करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा कि नीचे की तरफ अगर फोर्स लगी रहे, नेट में नीचे की तरफ मोशन हो रहा है, इसका मतलब ये फोर्स बड़ा था और वाला फोर्स बोलो क्या था, छोटा था। इसका मतलब mg में से कुछ r घटा देने के बाद भी जो बच जाता है वही बोलो क्या है, नेट फोर्स। और नेट फोर्स को मैं क्या लिखता हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन। कार्तिक नहीं है बस में, सो बोलो एम ए, आर कितना आ गया बोलो, mg माइनस एम ए, तो आर हो गया mg माइनस एम ए, मतलब जो मुझे अपरेंटली वेट महसूस होगा, जो रिएक्शनरी फोर्स मुझे महसूस होगा वो कितना होगा,
mg में से hमें घट के महसूस होगा। नहीं आए बात समझ में? और जब वो लिफ्ट जाएगी ऊपर की तरफ तो मैं ऊपर वाले को बड़ा ट्रीट करूंगा, तो बोलूंगा r माइनस mg, करने के बाद भी कुछ बच गया, वही बोलो क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो r आ जाएगा mg प्लस में बोलो क्या, ma, एंड दिस इज द रियल वेट, अपरेंट वेट। नहीं है बस में एक क्वेश्चन करके बताओ, जल्दी से क्वेश्चन करके बताओ, जल्दी से। करोगे ट्राई, करो ट्राई करो। सारे पार्ट कर दिए। मुश्किल लगा ये टॉपिक आप लोगों को, समझ नहीं आया? अच्छा आंसर देखो, मैं तो कह रहा हूं आंसर देखते पता लग रहा है, आपको इसके लिए पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। When he remains standing on the ground, its weight is actually 600। कितना लगेगा उसको? अपना वेट कितना महसूस होगा? 600, क्योंकि वो 600 लगाएगा, उसको रिवर्ट में 600 मिलेगा, 600 ही महसूस होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आया समझ? चलो बताना शुरू करो भाई। यही करा दूं, इसी पे करा दूं या अगले पे भी ले लेते हैं? हाँ सबका हो गया। सुनना भाई, देखते हैं कितना सही कर रहा है। क्या हो गई? गड़बड़ हो गया ना बीच में। चलो बोलना। एक आदमी है जिसका मास 60 केजी है। पहला कंडीशन है वो कहां पर खड़ा है बोलो? ग्राउंड पे खड़ा है। तो अगर वो ग्राउंड पे खड़ा है, उसका 60 केजी का मास है, तो उसका वेट कितना होगा बोलो? आप जानते हो ऐसे में आर बराबर क्या होता है, क्योंकि ना नेट मोशन नीचे की तरफ होता है ना नेट मोशन ऊपर की तरफ। आप ग्राउंड पे खड़े हैं तो ग्राउंड पे रहेंगे, ना नीचे जा रहे होंगे ना ऊपर जा रहे होंगे। ड्यूरिंग द केस व्हेन यू आर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, व्हेन यू आर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, तो आपको किसी एक को बड़ा या छोटा मानना पड़ेगा, तभी जाके नेट फोर्स बनेगा। नहीं है बात समझ में? तो आप लोग क्या बोलेंगे? आर बराबर में mg है, 60 इंटू में 10 आएगा, बोलो कितना आएगा? 600 न्यूटन। यही बोलो आपका क्या हो गया? वेट हो गया। तो इस दौरान तो वेट 600 है, तो नॉर्मल कंडीशन है। बट सेकंड केस इंपॉर्टेंट है, जब आपकी लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है ना? नहीं है बस में? सो लिफ्ट जा रही है पर मैं देखो आपको एक बार बार सलाह दे रहा हूं बच्चों, आप लोग रटने की कोशिश ना करें यार। अगर आप रट रहे हैं ना फिर कोई फायदा नहीं है बच्चों को पढ़ाने का। आप लोग को रटना पड़ रहा है कि भैया ऊपर जाते हुए ऐसा होता है,
या तो लॉजिकली दिमाग काम करे कि ऊपर जाते हुए वेट बढ़ता है, तो सीधा बच्चा लिख दिया आर बराबर में mg प्लस एम ए, कि सीधा लिख देगी आर बराबर में क्या, क्योंकि उसको पता है, उसने रियलिस्टिक इतनी चीजें देखी है कि उसको पता है कि जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो उससे फोर्स कहाँ लगता है, नीचे की तरफ लगता है, एक्स्ट्रा फोर्स नीचे की तरफ लगता है, तो उसको पता है कि mg में एम ए जुड़ जाएगा, mg में एम ए, ये सोच रहे यार लॉजिकली पता हो कि भैया देखो ऊपर की तरफ आर होता है, नीचे की तरफ क्या होता है mg, लेकिन ये लिफ्ट स्टैंडिंग नहीं है, ये बेसिकली कहाँ की तरफ मूव कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो इक्वेशन वाइज मैथमेटिकल इक्वेशन अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा, अगर मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है और बॉडी पे दो फोर्सेस थे, नीचे भी और ऊपर भी, लेकिन मोशन ऊपर की तरफ है, तो ये इंडिकेशन है कि ऊपर वाले फोर्स में से नीचे वाला घटाने के बाद नेट फोर्स कितना बचा, मास इनटू, और आर बराबर कितना आ जाएगा इससे, mg प्लस में क्या, नहीं आया भाई समझ में? तो मुझे बताओ इस हिसाब से कितना आएगा, बोलो 60 इंटू में 10 और प्लस में 60 इंटू में 4, तो 600 जमा में 240, मतलब ये आदमी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने आप को कितने वेट वाला महसूस करेगा इस समय, 84 kg, कितना बोलो, वैसे 60 kg का है लेकिन उसको महसूस उस समय कितने का होने लगेगा, 84 kg वजन महसूस होगा, अपने आप को थोड़ा सा लोड भी महसूस करेगा। नहीं आई ना बात समझ में? आया समझ में? नहीं आया? सेकंड के थर्ड केस मुझे बताने की कोशिश करें, व्हेन ही स्टैंड्स इन अ लिफ्ट व्हिच इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, तो आपको पता है ऐसे में mg माइनस में क्या हो जाएगा, ma, तो ये हो जाएगा 60 गुना में 10 माइनस में 60 गुना में 4, 600 माइनस 240, 360 आएगा ना, मतलब तो बड़ा हल्का महसूस करने वाला है इस केस में वो अपने आप को, जब ये लिफ्ट कहां की तरफ आ रही होगी, बोलो नीचे की तरफ, कहां की तरफ? अच्छा अगर इक्वेशन बनानी पड़ जाए तो कैसे बनाओगे अंजलि, इक्वेशन नहीं बनेगी, नीचे की तरफ mg है, ऊपर की तरफ बोलो क्या है, आर है, लिफ्ट नीचे मूव करे, नीचे मूव करे, इसका नीचे वाले फोर्स को बड़ा मान लो, सो बोलेंगे mg माइनस में घटने के बाद जो भी बचा, तभी तो बचा, तभी तो कुछ है ना, सो बोलेंगे बचा होगा तभी नीचे की फोर्स है, बोलो कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, नहीं है समझे? यहां से आर निकलेगा mg माइनस ma, जो कि ऊपर आंसर है। अच्छा इन ए कंडीशन ऑफ फ्री फॉल, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे, इन ए कंडीशन ऑफ फ्री फॉल, आप जरा मुझे बताएंगे फ्री फॉल का कंडीशन जब होगा तो ये लिफ्ट ना अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी गिर रही होगी, मतलब ऊपर से टूट गई, इधर भाई ये लिफ्ट टूट गई, ऊपर से टूट गई, तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक्सेलरेशन 4 नहीं होगा जैसे ये इतना है, अब ये इतना क्यों है, बिकॉज ये ऊपर रोप से बंधी हुई है, मोटर लगी हुई है, मोटर इसको इतना रिलीज कर रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बट अगर ये रस्सी टूट जाए ऊपर से तो ये फ्रीली गिरेगी, और फ्रीली गिरते वक्त कोई भी चीज का एक्सेलरेशन कितना होगा, जी के बराबर होगा, यानी बोलो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस इतना समझना था, ड्यूरिंग द फ्री फॉल कंडीशन द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट विल बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंस्टेड ऑफ दिस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिफ्ट आ नीचे रही होगी। अरे समझ नहीं आ रहा, कार्तिक नहीं आया समझ में? ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल, लवेश नहीं आया भाई समझ, मुश्किल लगाएंगे, तो अगर नीचे गिर रही तो फिर बोलो क्या बोलोगे आप लोग, वेट होगा mg माइनस में बोलो क्या, समझ नहीं आ रहा, बोलो कितना आएगा, 60 गुना में 10, 60 गुना में 600, आंसर, इसका मतलब अगर ये लिफ्ट टूट गई ना तो आप एक्चुअली में आपके पैर जो होंगे ना जमीन पे टिकेंगे ही नहीं, आप थोड़े से हवा में आ जाएंगे, मतलब कि आपका बेसिकली, समझ रहे बात को मैं, आपका फोर्स जो है वो नीचे लगेगा ही नहीं, तभी आपको कोई रिएक्शन भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जब लिफ्ट ऐसे नीचे की तरफ आएगी थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ उठेंगे, अरे ये बिल्कुल वैसे ही है बच्चों से, बस आगे की तरफ चलते हो आप कहाँ की तरफ जाते हो, पीछे की तरफ, अपोजिट फोर्स काम करता है कि नहीं करता, तो लिफ्ट जब नीचे की तरफ जाती है तो आप कहाँ जाते हो, ऊपर की तरफ जाते हो हल्का सा, और जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाते हो आप कहाँ जाते हो, नीचे की तरफ जाते हो, इसलिए ऊपर जाते हो आपका वेट बढ़ रहा है और नीचे जाते हो आपका वेट घट रहा है, तो भाई नहीं आया समझ, बहुत मुश्किल लगा। सो आज की क्लास में हमने क्या करा, अच्छा ये समझ में आ गया जीरो रेस, ये कंडीशन है वेटलेसनेस कंडीशन, इस वक्त आपको अपना वेट महसूस नहीं होगा, बिकॉज आप थोड़े से बॉडी आपकी इस लिफ्ट में हवा में आ जाएगी, और इसका कहने का मतलब ये है कि उस वक्त आपको वेटलेसनेस कंडीशन का फीलिंग आएगा, समझ में आ रही कि नहीं बात, बाद में क्या फीलिंग आएगा वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बीच में थोड़ी देर के लिए आएगा। सो फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स क्या है, फोर्स इज सम एजेंट व्हिच कैन चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया, फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी इनर्शिया की स्टेट को बोलो क्या कर सकता है, चेंज, इनर्शिया आप जानते हो, जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनएबिलिटीज को, मतलब बॉडीज की इनएबिलिटीज को खत्म करने वाले एजेंट को बोलो क्या बोलते हैं, फोर्स, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब किसी भी बॉडी में फोर्स है क्या गारंटी की मोशन होगा, तो आप बोलेंगे फोर्स के लगने मोशन हो भी सकता है और नहीं भी, अगर फोर्स इज बैलेंस है तो मोशन, जैसे कि मैं खड़ा हूं फोर्स तो लग रहे हैं मेरी बॉडी पे, क्या नहीं लग रहे, मैं लगा रहा हूं नीचे मेरे पे लग रहा है ऊपर, लेकिन मोशन तो है नहीं, क्योंकि फोर्सेस बोलो क्या है, बैलेंस, लेकिन अगर फोर्स बैलेंस नहीं होगा तो मोशन होगा, तो आपको बस इतना समझना है कि अगर सारे फोर्सेस का सम 0 हो गया तो हम लिखेंगे नो मोशन, कोई मोशन नहीं होगा,
और अगर सारे फोर्सेस का सम 0 नहीं हुआ तो बोलेंगे मोशन हैपेंड। ओ भाई नहीं आ रहा समझ में? तो मुझे बताओ ये वाला पेज सबको समझ में आ गया? इसके बाद में तुम लोगों को लेके आए वेट पे। तो वेट क्या होता है? हमारा वेट हम खुद ही बैलेंस करते हैं, बिकॉज हम जितने नीचे mg लगाते हैं उतना हमें न्यूटन के थर्ड लॉ से रिएक्शन मिलता है, और सबका एक्शन अलग है तो रिएक्शन भी बोलो क्या है? अलग। किसी का 700 मिल रहा है, किसी का 800 लगा रहा है तो 800 मिल रहा है, 400 लगा रहा है तो 400 मिल रहा है, और अपना वेट हम खुद ही बैलेंस कर रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको ये बात समझ आ गया? आर बराबर क्या होता है? mg। बट व्हेन ड्यूरिंग इन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, एक रोप पे आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो ये भी केस है कि आप उसमें रुके नहीं हुए, आप चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, मोशन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका वेट जो चेंज हो जाता है अपैरेंट वेट, और रोप का टूटने का भी खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि इसका अंदाजा लगा के जाइए, बस एक क्वेश्चन सुन के जाइए, उसका भेज रहा हूँ आप लोगों को। तो मुझे था आर बराबर एमजी, सबको समझ में आ गया? लिफ्ट वाली कंडीशन सबको समझ में आ गई? जब लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो बोलो क्या होगा? वेट घटेगा, और लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो वेट बढ़ेगा। कितने से घटेगा बढ़ेगा? सिंपल याद कर लो, एम ए से। नहीं है बात समझ में? आपसे एक छोटा सवाल है, किस समय रस्सी के टूटने का खतरा सबसे ज्यादा है? अगर आप किसी बिल्डिंग पे रस्सी पे चढ़ रहे हैं, चढ़ते वक्त टूटने का खतरा ज्यादा है या उतरते वक्त टूटने का खतरा ज्यादा है? आप सोच लेना, चढ़ते वक्त खतरा है या उतरते वक्त? अब आपको लग रहा है ना ऐसा, खुद आपको रस्सी बोला जाए उतरना है, अगर आपको लग रहा है रस्सी कमजोर है तो उतरते वक्त सेफ फीलिंग आएगी, चढ़ते वक्त सेफ फीलिंग आएगी? आपको पता चढ़ते वक्त तो भैया कमजोर होगी, टूट जाएगी। उतर फिर भी सकते हो बट चढ़, क्योंकि चढ़ते वक्त, ऊपर जाते वक्त आपका जो बॉडी का अपैरेंट वेट होता है क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है बोलो? और नीचे आते वक्त बोलो क्या होता है? तो ऊपर जाते हुए रस्सी के टूटने का खतरा सबसे ज्यादा है, इंस्टेड की जब नीचे आ रहे। नहीं आया समझ? तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास में हमारा कुछ क्वेश्चन रहेगा। आपको आज की क्लास समझ में आएगी नहीं आई? वेट वाली बात समझ में आनी चाहिए और लिफ्ट के दौरान वेट वाली बात समझ में आनी चाहिए, दोनों कंडीशंस में। नॉर्मल ग्राउंड पे आज की बात नहीं समझ में आ रही है, नॉर्मल ग्राउंड पे खड़े वेट कितना वो समझ में आ गया, और लिफ्ट मूव कर रही है ऊपर या नीचे तब वेट कितना वो समझ में आ गया। दो बातें समझ में आ रही है। फिनिश करते हैं, कल मिलते हैं बच्चों।